आज हम लोग संस्कृत में संस्कृत के चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसके शीर्षक का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि प्रत्येक वर्ष आपके परीक्षा में यानी बिहार बोर्ड के परीक्षा में इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर के शीर्षक का नाम संस्कृत साहित्य लेखिका ही क्यों पड़ा। लेखिका कहने का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे कि लेखक का स्त्रीलिंग रूप है, क्योंकि लेखक जो कि कुछ लिखते हैं, काव्य लिखते हैं, शास्त्र लिखते हैं, किताब लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उनको लेखक बोला जाता है। और उसी के स्त्रीलिंग रूप को यानी कि जब कोई स्त्री काव्य लिखती है यानी शास्त्र लिखती है, कोई कहानी लिखती है, तब उनको लेखिका बोला जाता है। तो दरअसल में इस पूरे कहानी में संस्कृत साहित्य के बारे में बताया गया है, संस्कृत साहित्य के महत्व को बताया गया है और संस्कृत साहित्य लिखने वाले कौन कौन से लेखिका हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं उनके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि जिस प्रकार से पुरुष काव्य लिखने में, शास्त्र लिखने में, साहित्य लिखने में आगे होते हैं, तो अब कहीं ना कहीं स्त्रियां भी पुरुषों से पीछे नहीं है और स्त्रियां भी पुरुषों से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही है। और साथ ही साथ साहित्य के लेखनी में यानी कि चाहे काव्य लिखना हो या फिर साहित्य लिखना हो या फिर कोई भी चीज़ लिखना हो, लेखिका भी अब पुरुष के साथ आगे बढ़ रही है। तो इसमें लेखिका के बारे में ही वर्णन किया गया है, जिसको कि हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे, विस्तार रूप से पढ़ेंगे। बस आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर के समझिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग सबसे पहले इस पूरे चैप्टर का अर्थ जानेंगे हिंदी में, क्योंकि यदि आप लोग हिंदी में अर्थ जान लेते हैं तो फिर क्वेश्चन आंसर बनाना या फिर याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे चैप्टर का हिंदी में अर्थ समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अर्थ की ओर चलते हैं और अर्थ हम आपको समझाते हैं। उसके बाद मौखिक प्रश्न देखेंगे और उसके बाद लिखित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए फटाफट से आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सीधे हम लोग अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ से हिंदी में अर्थ देखना शुरू करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जब हम लोग हिंदी में अर्थ देखना शुरू करेंगे तो अर्थ में ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपे रहते हैं। तो साथ ही साथ हम आपको यह भी बताते चलेंगे कि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको आप लोग अपने नोटबुक पर नोट करते चलिएगा या फिर याद करते चलिएगा। तो चलिए सबसे पहला लाइन है कि विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा विस्तार किया गया है। तो सबसे पहला मौखिक प्रश्न में यही पूछा गया है आपके किताब में कि विशाल क्या है। ठीक है, तो यहां पर विशाल क्या है, तो विशाल संस्कृत साहित्य है। ठीक है, संस्कृत साहित्य जो है वह काफ़ी विशाल है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। वहां पर पूछा जाएगा आपसे मौखिक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न कि विपुलम किम अस्ति, यानी कि विशाल क्या है, तो आपको जवाब देना है कि विपुलम संस्कृत साहित्य अस्ति, यानी कि विशाल जो है वह संस्कृत साहित्य है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला लाइन ही कह रहा है कि विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा विस्तार किया गया है। वैदिक से आरंभ तक शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जिस प्रकार से पुरुषों का योगदान था, उसी प्रकार से स्त्रियां भी सावधान दिखी। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से इतिहास से यानी कि बहुत समय पहले से ही काव्यों की रचना और काव्यों के संरक्षण को लेकर के पुरुष तत्पर थे, उसी प्रकार से स्त्रियां भी तत्पर थी। स्त्रियां भी सावधान हो गई थी कि हमें भी काव्य लिखना है, हमें भी शास्त्र के संरक्षण करना है, हमें भी शास्त्र लिखना है। तो इस प्रकार से स्त्रियां भी पुरुषों के समानांतर चल रही थी। उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषिगण बल्कि ऋषि पत्नियां भी हैं। यानी कि पहले जब ऋषि मुनि का समय हुआ करता था वैदिक युग में, उस समय मंत्र को सिर्फ ऋषि मुनि ही उच्चारण नहीं करते थे, बल्कि जो ऋषि मुनियों की पत्नियां होती थी वह भी इन मंत्रों का उच्चारण किया करती थी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो यह पूरा चैप्टर है यह कहानी की तरफ नहीं है। मतलब जिस प्रकार से आप लोग दूसरा नंबर चैप्टर पढ़े थे पाटलिपुत्र वैभवम, उसके बाद तीसरा नंबर चैप्टर पढ़े थे अलस कथा, जो कि एक कहानी की तरह आपको समझ में आ गया था, तो वैसा तो इसमें आपको नहीं आएगा कि एक कहानी की तरह, एक किस्से की तरह हम लोग सुन रहे हैं, बल्कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें संस्कृत साहित्य के लेखिका के बारे में वर्णन किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो कोई कहानी है नहीं, तो इसलिए आपको पहले समझना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्त्रियां भी अब पुरुषों से कम नहीं है। जिस प्रकार से मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषिगण बल्कि ऋषि पत्नियां भी रही है।
अब चलिए, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि स्त्रियां मंत्रों का दर्शन कराती है। ऋग्वेद में कितने? तो 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि स्त्रियां मंत्रों के दर्शन कराती है। जैसे उन स्त्रियों का नाम क्या है? हो सकता है कि आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि उन स्त्रियों का नाम क्या है जो कि अथर्ववेद में मंत्रों का दर्शन कराती है। तो उनका नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागंबरिणी इत्यादि। तो इस प्रकार से 5 स्त्रियों के नाम है जिनका चर्चा जो है वह अथर्ववेद में मिलता है और ऋग्वेद में 24 स्त्रियों का चर्चा मिलता है। तो यहाँ पर जो अथर्ववेद में 5 ऋषि स्त्रियों का चर्चा हुआ, उन पांचों का नाम हम आपको यहाँ पर बता दिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके आगे हम लोग देखेंगे, बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाली के रूप में वर्णन किया गया है। यहाँ पर आप लोग 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। पहला कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि संस्कृत साहित्य में याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। तो आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। आप लोग ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? मैत्रेयी था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कह रहा है कि बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाली के रूप में वर्णन किया गया है। यानी कि जो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी वह दर्शन शास्त्र में रुचि रखती थी। ठीक है, याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा देती थी। यहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा कौन देती थी? तो उनकी पत्नी मैत्रेयी देती थी। यहां 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। पहला कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो आपको उत्तर देना है मैत्रेयी। और दूसरा, याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा कौन देती है? तब भी आपका जवाब होगा मैत्रेयी। यानी कि याज्ञवल्क्य की पत्नी ही याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा देती है। चलिए, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी एक विदुषी के रूप में रहती थी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांतों के अनुशीलन में ऐसा वर्णन मिलता है। यानी कि यह जो संस्कृत साहित्य लेखिका हैं, जो मैत्रेयी हैं, जो याज्ञवल्क्य की पत्नी हैं, उनका जो चर्चा है वह महाभारत में भी उनके जीवन के बारे में कुछ कुछ चर्चा मिलता है। चलिए, लेकिन संस्कृत साहित्य में 400 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से इधर प्राप्त होते हैं। इसमें विजयांका प्रथम है। यानी कि सबसे ऊपर जो स्थान है वह विजयांका का है और यह श्याम वर्ण की थी, ऐसा इससे स्पष्ट होता है। चलिए, अब उसके बाद हम लोग यहां से देखेंगे कि नीले कमल के पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ग की जानी जाती है। बेकार ही दंडी के द्वारा उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। देखिए, यहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। उसकी काल 8वीं सदी के आसपास अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका के अनुसार विजयांका बहुत मानी जाती है। यानी यहां पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्रादित्य की पत्नी का क्या नाम था? तब आप लोग ध्यान रखिएगा विजय भट्टारिका। अर्थ हम आपको सिर्फ इसलिए ही बता रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि इस पूरे कहानी में आपको कहानी नहीं पढ़ना है, किस्सा नहीं पढ़ना है, बल्कि संस्कृत साहित्य के बारे में ही पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है आपको इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसको कि आप लोग नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। तो यहां पर हम आपको बताते चल रहे हैं कि कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि चंद्रादित्य की पत्नी का क्या नाम था? विजय भट्टारिका नाम था। आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रावा आदि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका स्पष्ट रूप से पदों से प्रसिद्ध है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिकाओं का नाम क्या है? लिखिए। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि 2 दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका का नाम लिखिए। तब आपको लिखना है कि शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रावा, इस प्रकार से जितने सारे भी लेखिका हैं वह दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे कह रहा है कि विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किया गया प्रयास विदित था। यानी कि संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए। कौन? विजयनगर के राजा। ठीक है, विजयनगर के राजा जो थे वह संस्कृत भाषा के संरक्षण कहने का मतलब बचाव होता है। तो संरक्षण कहने का मतलब बचाव। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो विजयनगर के राजा थे वह संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए काफी प्रयास किए। अतः
उसके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। यानी कहने का मतलब कि उनके महलों में भी, जहां पर वे रहते थे, जिस राज्य में वे रहते थे, जिस महल में वे रहते थे, उनके महलों के अंदर भी संस्कृत की रचना करने वाले बहुत सारी ऐसी कुशल नारियां थीं, कुशल रानियां थीं, जो कि संस्कृत की रचना करती थी और संस्कृत साहित्य को अच्छे तरीके से जानती थी। किसके महल में? तो विजयनगर राज्य के राजा के महल में। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए, कंपन राय की रानी गंगा देवी के द्वारा मधुरा विजयम जैसे महाकाव्य को अपने स्वामी के विजय घटना पर रचित उसके अलंकार तालमेल समाहित है। यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था? तो गंगा देवी। गंगा देवी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था? तो गंगा देवी था। ठीक है। और गंगा देवी ने कौन सा महाकाव्य लिखा? तो मधुरा विजयम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि मधुरा विजयम की रचना किनके द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है गंगा देवी के द्वारा। ठीक है, मधुरा विजयम, आप लोग ध्यान रखिएगा। मौखिक प्रश्न में भी यह वाला प्रश्न पूछा गया है। अब चलिए, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की पत्नी जिसका नाम था तिरुमलांबा। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि अच्युत राय की पत्नी का क्या नाम था? तो आपको बताना है कि अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुमलांबा और उन्होंने बंदाबिका परने नाम की एक काव्य की रचना की। जो तिरुमलांबा थी, जो अच्युत राय की पत्नी थी, उन्होंने बरदाम्बिका परने नाम की एक काव्य की रचना की। उसमें समस्त गध की शोभा, कहने का मतलब हुआ कि जो तिरुमलांबा थी, उन्होंने जो बरदाम्बिका परने नाम के काव्य की रचना की थी, उसमें बहुत सारे पद दिए हुए थे और बहुत सारे पद से वह सुशोभित है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त लंबे लंबे समस्त पद भी प्राप्त होते हैं। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका पंडिता क्षमा राव नाम की नवोदय विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध थी। यहाँ पर यह वाला प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य के लेखिका रूप में कौन सबसे ज्यादा प्रचलित है? तब आपका जवाब होगा पंडिता क्षमा राव। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग ध्यान रखिएगा। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तब आपका जवाब होगा पंडित क्षमा राव या फिर पंडिता क्षमा राव। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र का वर्णन शंकर चरित्र में किया गया है। यानी कि जो पंडिता क्षमा राव थी, उन्होंने अपने पिता शंकर पांडु, उनके पिता का क्या नाम था? शंकर पांडु। तो शंकर पांडु के जीवन चरित्र का वर्णन शंकर चरित्र में किया गया है। यानी कि जो पंडिता क्षमा राव थी, वह अपने पिता के बारे में वर्णन एक ग्रंथ में किए, एक काव्य में किए। उस काव्य का नाम था शंकर चरित्र। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए, आगे कह रहा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उसने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, उसके अलावा है कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की गई है। यानी कि जो पंडिता क्षमा राव थी, जो कि आधुनिक संस्कृत साहित्य की सबसे बड़ी लेखिका है, सबसे प्रसिद्ध लेखिका है, उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर के उन्होंने बहुत सारे काव्य की रचना की, जिसका नाम है सत्याग्रह गीता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि यहाँ पर पंडिता क्षमा राव के 2-4 ग्रंथ का नाम लिखिए, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के पंडिता क्षमा राव ने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की। तब आपको बताना है कि सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, उसके अलावा कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक ग्रंथों की रचना की है। उसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि वर्तमान काल में, कहने का मतलब कि यहाँ पर कुछ और कवित्रियों का नाम दिया गया है जो कि वर्तमान काल में बहुत ज़्यादा संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है बनमाला भवालकर। आप लोग ध्यान रखिएगा, बनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र के द्वारा संस्कृत साहित्य को पूरा किया गया। यानी कि आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार, यानी कि आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध लेखिका कौन है? तो पंडिता क्षमा राव है। आपको हम ऊपर में बताए, यहाँ पर बताए, आप लोग ध्यान रखिएगा कि संस्कृत लेखिका के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है पंडिता क्षमा राव। और उसके अलावा वर्तमान काल में भी बहुत सारे कवित्रियां जो है वह प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है बनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी। यही संस्कृत साहित्य को पूरा करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर आपका पूरा जो है वह अर्थ समाप्त हो जाता है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में जो आपको अर्थ पढ़ना था, जो यह पूरा चैप्टर पढ़ना था, उसमें संस्कृत साहित्य के लेखिका के बारे में ही बताया गया है। जैसा कि हम आपको शुरू में ही बता दिए थे कि इसमें पूरा के पूरा लेखिका के बारे में वर्णन है, लेखक के बारे में कोई चर्चा नहीं है।
यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि जिस प्रकार से पुरुष जो होते हैं और जो लेखक होते हैं वो बस संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है और महिलाएं भी अब आगे बढ़ रही है। तो महिलाओं के बारे में ही यहाँ पर वर्णन किया गया था, जिसे कि आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब चलिए, अब आपके किताब में जो प्रश्न उत्तर है, सबसे पहले हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है आपके किताब में, वह है मौखिक प्रश्न। ठीक है, मौखिक प्रश्न यानी कि मुंह से बोल करके आपको जवाब देना है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम वदत, यानी कि एक पद में उत्तर बोलना है। सिर्फ आपको एक शब्द में, पूरा वाक्य में उत्तर नहीं बोलना है, सिर्फ एक शब्द में बोलना है। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि विपुलम किम अस्ति। अभी हम आपको बताए थे, जब अर्थ बता रहे थे तो वहां पर आपको बताए थे कि मौखिक में सबसे पहला प्रश्न यही है कि विपुलम किम अस्ति। विपुलम मतलब होता है विशाल या फिर अत्यधिक होता है, लेकिन यहां पर विशाल होगा कि विशाल से विशाल क्या है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अत्यधिक विशाल क्या है, विशाल क्या है। तो अभी हम आपको बताए थे कि विशाल क्या है, तो संस्कृत साहित्यम, यानी कि जो संस्कृत साहित्य है वह काफी विशाल है। तो इसका पहला का जवाब क्या हो जाएगा, विपुलम किम अस्ति, तो संस्कृत साहित्यम, यानी कि विशाल क्या है, तो संस्कृत साहित्य है। अब चलिए, ख नंबर प्रश्न है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम। विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम। अच्छा, आप लोग जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितने सारे लोग हैं जो कि संस्कृत को शुद्ध शुद्ध पढ़ लेते हैं, और कितने सारे लोग हैं जिनको संस्कृत पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। जो लोग भी संस्कृत पढ़ लेते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर, हम अच्छे तरीके से संस्कृत पढ़ लेते हैं, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है वो भी बताइएगा कि हमें संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो ख नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम। कहने का मतलब कि विशाल संस्कृत साहित्य को कौन बढ़ाया है या फिर किसने विस्तार किया है। ठीक है, जो विशाल संस्कृत साहित्य है उसको किसने बढ़ाया है या फिर विस्तार किया है। संवर्धितम मतलब होता है कि आगे बढ़ाना या फिर विस्तार करना। तो विपुलम यानी कि विशाल, संस्कृत साहित्य यानी कि विशाल संस्कृत साहित्य को कै संवर्धितम, किसने बढ़ाया है। तो इसका जवाब होगा कि कवि भी शास्त्रकार च। कहने का मतलब कि जो कवि हैं और जो शास्त्रकार हैं वही विशाल संस्कृत को, विशाल संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाए हैं। तो ख नंबर प्रश्न यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि कवि भी शास्त्रकार च, यानी कि जो कवि हैं और जो शास्त्रकार हैं वही विशाल संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाए हैं। अब चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है यानी कि ग नंबर प्रश्न कि काव्य नाम रचने संरचने च का दतावधाना। आप लोग ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि काव्य नाम रचने संरचने च का दतावधाना, यानी कि काव्यों को रचना और संरक्षण करने में कौन शामिल है। काव्यों को रचना और संरक्षण करने में कौन शामिल है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्त्रियः अपि, या फिर हम लोग इसका जवाब लिख सकते हैं कि पुरुषः च स्त्रियः, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों हैं जो कि संस्कृत साहित्य को संरक्षण दे रहे हैं या फिर संस्कृत साहित्य की रचना कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे चैप्टर में चूंकि स्त्रियों के बारे में ही सिर्फ बताया गया है, तो इसका जवाब आप लोग स्त्रियः अपि भी लिख सकते हैं या फिर पुरुषः च स्त्रियः भी लिख सकते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों, या फिर सिर्फ आप लोग स्त्री के बारे में भी बता सकते हैं कि संस्कृत साहित्य है या फिर जो काव्य है उसकी रचना और संरक्षण कौन कर रहे हैं, तो स्त्रियां भी कर रहे हैं। अब चलिए, घ नंबर प्रश्न है कि गंगा देवी किम महाकाव्यम अर्चत। देखिए, हम आपको ऊपर में जब अर्थ बता रहे थे तो वहां पर बताए थे कि गंगा देवी के द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर चौथा नंबर प्रश्न में पूछ दिया गया है कि गंगा देवी किम महाकाव्यम अर्चत, यानी कि गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की थी। गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की थी। तो इसका जवाब होगा मधुरा विजयम, यानी कि गंगा देवी के द्वारा मधुरा विजयम नामक काव्य की रचना किया गया है। अब चलिए, पांचवा और सबसे लास्ट प्रश्न पूछा जा रहा है मौखिक का, एक पदेन उत्तरम वदत, यानी पहला का सबसे लास्ट प्रश्न है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा। आधुनिक संस्कृत लेखिका के रूप में कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अभी हम आपको ऊपर अर्थ में बता रहे थे, तभी हम आपको बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि जब हम आपको अर्थ बता रहे हो तब आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप लोग अर्थ समझ जाते हैं तो फिर आप एक एक प्रश्न का जवाब आप लोग खुद से भी दे सकते हैं। देखिए, जो कुछ भी हम आपको अर्थ में बताए हैं सारा प्रश्न में भी वही चीज पूछा जा रहा है जो कुछ हम आपको अर्थ में बताए हैं। तो यदि आप लोग अर्थ अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं तो आप लोग खुद से भी जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो पंडिता क्षमा राव। अभी हम आपको ऊपर में बताए हैं कि जो पंडिता क्षमा राव हैं वह आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो पहला प्रश्न यहां पर 5 था जो कि समाप्त हो गया।
अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पदार्थम वदत्, यानी कि जो पद हैं उनका अर्थ बोलना है। ठीक है, जो पद यहाँ पर दिए गए हैं उनका अर्थ बताना है। तो पद कौन कौन से हैं आप लोग अपने बुक में देखिएगा। यहाँ पर लभ्यते इतस्यम का अर्थ है, यानी कि यहाँ पर लभ्यते का अर्थ बताना है, इंद्राणी का अर्थ बताना है, वर्तते का अर्थ बताना है, विपुलम का अर्थ बताना है, ऋषिका का अर्थ बताना है। इस प्रकार से आपसे यहाँ पर 5 प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 5 पद दिया गया है और 5 पद का आपको अर्थ बताना है। तो चलिए, क नंबर में कह रहा है कि लभ्यते का अर्थ क्या होगा। देख लीजिए आप लोग, लभ्यते को दोनों तरफ से कॉमा से घेरा गया है, यानी कि लभ्यते का आपको अर्थ बताना है। चलिए, तो लभ्यते का अर्थ होता है कि प्राप्त होते हैं। लभ्यते संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो इसका हिंदी में अर्थ होता है कि प्राप्त होते हैं। लभ्यते कहने का मतलब आप लोग भी खुद सोच रहे हैं, लभ्यते मतलब लाभ, तो लाभ मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ हमको प्राप्त होता है। तो लभ्यते कहने का मतलब होता है कि प्राप्त होते हैं या फिर लाभ होते हैं, हम लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन जब प्राप्त होते हैं लिखिएगा तो ज्यादा सटीक होगा। चलिए, ख नंबर है इंद्राणी। इंद्राणी का अर्थ क्या होता है, तो इंद्राणी का अर्थ होता है भगवान इंद्र की पत्नी। ठीक है, इंद्र की पत्नी को ही इंद्राणी बोला जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंद्राणी का अर्थ क्या हो जाएगा, इंद्र की पत्नी। चलिए, अब ग नंबर है वर्तते। वर्तते का अर्थ क्या होता है, तो वर्तते मतलब होता है। ऐसे अस्ति मतलब भी है होता है, लेकिन वर्तते मतलब भी क्या होता है ही होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, तो वर्तते का अर्थ हो जाएगा है। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है विपुलम। विपुलम कहने का मतलब अभी हम आपको सबसे शुरू में ही बताए थे, जब अर्थ बता रहे थे कि विपुलम मतलब विशाल होता है या फिर अत्यधिक होता है। अभी हम आपको ऊपर में मौखिक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न ही बताए थे कि विपुलम किम अस्ति, यानी कि विशाल क्या है, तो विशाल संस्कृत साहित्य है। तो विपुलम मतलब क्या होता है, विशाल या फिर अत्यधिक होता है। आपके किताब में शब्दार्थ में भी दिया हुआ है विपुलम कहने का मतलब अत्यधिक, लेकिन अत्यधिक और विशाल दोनों होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5वां नंबर है ऋषिका। ऋषिका कहने का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऋषिका मतलब होता है स्त्री ऋषि या फिर ऋषि का पत्नी, यानी कि ऋषियों में जो स्त्री होती है, ऋषि पुरुष भी हो सकते हैं और स्त्री भी हो सकती है, और जो ऋषियों की पत्नी होती है उनको भी ऋषिका बोला जाता है। तो ऋषिका का अर्थ क्या हो जाएगा, ऋषि स्त्री या फिर ऋषि की पत्नी, या फिर जो ऋषियों का जो पत्नी होते हैं उन्हीं को ऋषिका बोला जाता है। तो यहाँ पर 5 का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम बता देते हैं, लभ्यते कहने का मतलब होता है प्राप्त होता है। उसके अलावा इंद्राणी मतलब इंद्र की पत्नी, वर्तते मतलब है, विपुलम मतलब अत्यधिक, और ऋषिका मतलब ऋषि स्त्री या फिर ऋषि का पत्नी। तो चलिए, मौखिक प्रश्न तो पूरा समाप्त हो गया। अब इसके आगे आता है लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और लिखित प्रश्न में जितने सारे भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जितना भी हम आपको बताए, कहने का मतलब कि जो हिंदी में अर्थ बताए और जो मौखिक प्रश्न बताए, दोनों आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसके अलावा भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में हमसे जरूर पूछिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन जहां तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा भी अब डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि इतने सिंपल भाषा में इतने बारीकी से हम आपको एक एक बात को समझाते हैं, ताकि आपके दिमाग में, आपके मन में एक भी डाउट ना रहे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को ऑल पर नहीं करते हैं, जिससे उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। जब मेरा क्लास शुरू होता है तब उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है और वे हमारे क्लास से वंचित रह जाते हैं। तो यदि आप लोग हमारे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। तो चलिए, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, और जो आगे जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।